प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय हिंदी की कार्य पुस्तिका का अध्याय नंबर 4। कल की कक्षा में हमने तीसरे अध्याय का जो शेष था वो अध्ययन कर लिया। आज हम अध्याय नंबर 4 जिसका जो नाम है दीवानों की हस्ती ये पढ़ेंगे। और इससे पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यानी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो देखिए, दीवानों की हस्ती पाठ है, उसकी जो है प्रश्न कार्य पुस्तिका में कैसे हल हमें करने हैं, उनका उत्तर कैसे देना है। कै में क्या पूछा है, आपको किस किस प्रकार किस किस काम को करने में मज़ा आता है। तो प्यारे बच्चों, आपको जो कार्य करने में मज़ा आता है आप उसका यहाँ नाम लिखें। मैंने क्या लिखा, हमें घर की सफाई करवाने, खाने की चीज़ बनवाने और पौधों में पानी देने में बड़ा मज़ा आता है। ख में क्या है पूछा है कि इनमें से सबसे ज़्यादा मज़ा आपको किस काम में आता है और क्यों आता है। तो मैंने लिखा कि सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे पौधों की देख रेख और उनको सींचने में आता है। क्यों आता है इसका उत्तर आपको लिखना है, यानी कि आप इसके स्थान पर कोई और कार्य लिखते हैं तो आपको क्यों आता है वो लिखना है। यदि ये लिखते हैं तो इसमें क्या है कि मुझे जो है प्राकृतिक जो प्रकृति से प्यार है, पेड़ पौधे मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए मुझे ये करना अच्छा लगता है, ऐसा आप उसमें लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछा है कि असफलता शब्द में मूल शब्द असफल है। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों के मूल शब्द लिखो। अब स्वच्छंदता, स्वच्छंदता के अंदर मूल शब्द है स्वच्छंद। स्वतंत्रता के अंदर मूल शब्द है स्वतंत्र। सामान्यता के अंदर मूल शब्द है सामान्य। और ग्रामीणता में मूल शब्द है ग्रामीण। सब में तल प्रत्यय लगा हुआ है, हिंदी में हम कहते हैं ता प्रत्यय और संस्कृत में तल। इसके बाद देखिए निम्न शब्दों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। क्या कि उर माने होता है हृदय। राम ने भरत को अपने उर से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। उल्लास हंसी खुशी, हम होली उल्लास के साथ मनाएंगे। और स्वच्छंद होता है अपनी मर्जी से यानी स्वतंत्र, बच्चों को स्वच्छंद घूमना पसंद होता है। ये मैंने लिखा है, आप भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4। ये प्रश्न क्या है, देखिए इसमें प्रश्न में पूछा क्या है कि कवि अपने आप को दीवाना माना है। दीवाने लोगों में कौन कौन सी विशेषताएं होती है। कवि ने क्या माना है, दीवाना। और दीवाने जो होते हैं उनमें विशेषताएं क्या होती है। जो दीवाने होते हैं वो अपनी ही सुनते हैं, यानी और किसी की वो नहीं सुनते, अपनी मर्जी से या स्वच्छंदता से कार्य करते हैं और उनके ऊपर जो कार्य करने की धुन सवार हो जाए उस कार्य को वो अवश्य पूरा करते हैं, ऐसा आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा है, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। इस वाक्य में दो बातें एक साथ बताई, इन दोनों जो है और दोनों एक दूसरे के विपरीत है, क्योंकि रोना और हंसना। इस तरह अब तुम दो वाक्य बनाओ जो दोनों के विपरीत हो। जैसे कुछ लोग आए और कुछ लोग गए, यानी आना और जाना क्या होता है, विलोम होता है। कुछ आदमी बैठे और कुछ चल पड़े, चलना और बैठना रुकना ये विलोम है। तो मैंने ये वाक्य बनाए। आगे क्या पूछा भाई, देखिए प्रश्न नंबर 6 के तहत क्या पूछा है, निम्नलिखित भावार्थ को ध्यान से पढ़ो और पाठ में दी गई कविता की उन पंक्तियों को छांटो जिनका अर्थ इनसे मिलता जुलता हो। क्या है भावार्थ, अर्थ यानी हम किस तरफ आगे बढ़ गए और यह पूछने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ना है इसलिए निकल पड़े। यदि हमने संसार से कुछ प्राप्त किया तो उसके बदले हमने भी संसार को थोड़ा बहुत दिया और फिर आगे बढ़ गए। ये बातें कौन से पंक्तियों की जो है अर्थ है ये। तो देखो मैंने कविता में से किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से कुछ उसका लिए चले, जग को कुछ अपना दिए चले। ये पंक्तियां हैं
जिनका जो अर्थ है यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद आगे क्या है देखिए, अर्थ क्या लिखा हुआ है कि हमने खुशी और गम को एक समान मानकर सहन कर लिया। इस अर्थ का जो देने वाली पंक्ति कौन सी है इस कविता में? छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। ये जो पंक्ति है इनका अर्थ है ये दिया हुआ है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7 नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके विलोम शब्द कविता से ढूंढकर लिखो। क्या? उजड़ना। उजड़ना का विलोम क्या होता है? आबाद। पराधीन का क्या दिया हुआ है यहाँ? स्वच्छंद। सफलता का है असफलता और अपना का है पराया। इसके बाद एक जो है छोटी सी कहानी इसमें दी हुई है गुरु नानक देव से संबंधित कि गुरु नानक देव कहीं जाते हैं और वहाँ गांव वाले गुरु नानक देव की और उनके शिष्यों की अच्छा सत्कार करते हैं और उनका आतिथ्य करते हैं। लेकिन दूसरे गांव में जब जाते हैं तो दूसरे गांव के लोग अधिकतर उदंड किस्म के होते हैं, उनका तिरस्कार कर देते हैं और जो शिष्यों के साथ भी कहासुनी करते हैं, हाथापाई करते हैं। मैं शॉर्ट में ये कथा बताई। और तब गुरु नानक देव जी जो उदंड लोग होते हैं उनको कहते हैं कि आप यहीं जो है बसे रहो, और जिन्होंने सेवा की उनको कहते हैं कि आप उजड़ जाओ। तो क्योंकि गुरु नानक देव जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, जब उनके शिष्यों ने पूछा कि ऐसा आशीर्वाद आपने उल्टा क्यों दिया कि हमारी जो सेवा की उनको तो आप कहते हो उजड़ जाओ, और जो हमारी खिलाफत करें उनको कहते हो आप यहीं बचे रहो। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होता है वो जब दूसरी जगह जाएगा तो अपने समान और वातावरण पैदा कर लेगा, यानी अच्छाई फैलेगी। और जो बुरे लोग हैं वो दूसरी जगह पर जाएंगे उजड़ने के बाद तो वो अपने जैसे और बना देंगे और संसार में जो है इस प्रकार से अच्छाई नहीं रहेगी, बुराई फैलेगी। तो इससे संबंधित प्रश्न इसमें आगे किए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं कि गुरु नानक ने उजड़ जाओ यह आशीर्वाद क्यों दिया, ये बताना है हमें। तो क्यों बताना है, क्यों दिया? क्योंकि अच्छे व्यक्ति जहाँ भी जाएंगे अपनी अच्छाई के बल पर उत्तम वातावरण बना लेंगे, इसलिए अच्छे लोगों को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप उजड़ जाओ। इसके बाद ख में क्या पूछा है? दीवाने लोगों को और दूसरे का भला करने वाले व्यक्तियों को हमेशा क्यों चलते रहना चाहिए? क्यों चलते रहना चाहिए? क्योंकि वे चलते रहेंगे तब ही संसार में अच्छाई फैलेगी। अच्छे लोग चलते रहेंगे, आगे से अच्छाई फैलती जाएगी, उससे उनसे सीख सीख करके लोग अच्छाई और जो है समाज में सुधार आएगा। तो इसलिए जो है अच्छे लोग यदि चलते रहें तो संसार के लिए और समाज के लिए अच्छी बात है। कविता से उन पंक्तियों को चुनकर लिखो जिसमें उजड़ने और बसने का भाव आया हो। तो ये कि अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। इसमें जो है पंक्तियों का भाव ये आया है, इस पंक्तियों में आया है ये भाव जो ऊपर बताया गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या पूछा गया है कि नीचे सारणी में 3 खाने हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। देखो इस प्रश्न के माध्यम से आपको काल समझाने की कोशिश की है। वर्तमान और भविष्य काल वाले खानों में जो बातें लिखी हुई है उन्हें भूतकाल और भविष्य वाले खानों में भी हमें अलग अलग तरीके से लिखना शुरू किया है, तुम उसे पूरा करना है। जैसे ये जो कॉलम है वर्तमान काल के लिए है, ये भूतकाल के लिए, भविष्य काल के लिए। वैसे तो आपको पता है लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ। जो काल वर्तमान काल में चलता है, जब जो काल इस समय चल रहा है उसे हम कहेंगे वर्तमान काल, और भूतकाल वो होता है जो बीत गया समय उसको कहेंगे भूतकाल, और भविष्यत काल वो होता है आने वाले समय को हम कहते हैं भविष्यत काल। यानी वर्तमान में जो अब चल रहा है वो वर्तमान समय, जो बीत गया वो भूतकाल, और जो समय आएगा वो होता है भविष्यत काल। सच तो यह है कि साथ रहते हैं तब भी दुश्मन माने जाते हैं, अलग हैं तब भी दुश्मन है, दुश्मनी का माहौल जैसी सच्चाई है, बाकी सब झूठ है, हमें अपने वतन पर नाज है और बिल्कुल ठीक हूँ। ये इसमें वर्तमान काल में लिखा हुआ है। अब दूसरा जो कॉलम है उसमें क्या है? भूतकाल है। सच तो यह था, जो यहाँ दिया हुआ है उसी में सिर्फ काल बदला है। सच तो यह था कि साथ रहते तब भी दुश्मन माने जाते थे। अब देखिए इसमें क्या है? अलग हैं, तो हम लिखेंगे अलग थे तब भी दुश्मन हैं, तब भी दुश्मन थे, दुश्मनी का माहौल जैसे सच्चाई है,
दुश्मनी का माहौल जैसे सच्चाई थी, बाकी सब झूठ है, बाकी सब झूठ था, हमें अपने वतन पर नाज है। तो हमें कहेंगे हमें अपने वतन पर नाज था, क्योंकि भूतकाल में था लगता है। आगे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मैं बिल्कुल ठीक था। ये तो हो गया इसमें जो कॉलम किया पूरा भूतकाल का। अब देखिए भविष्यत काल में, सच तो यह होगा कि साथ रहते होंगे तब भी दुश्मन माने जाते होंगे, अलग होंगे तब भी दुश्मन माने जाते होंगे, दुश्मनी का माहौल जैसे सच्चाई होगी, वह बाकी सब झूठ होगा, हमें अपने वतन पर नाज होगा, मैं बिल्कुल ठीक होऊंगा, मैं बिल्कुल ठीक होऊंगा। इस प्रकार से हमें जो है कॉलम इसका जो है पूरा करना था। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, क्या दिया हुआ है, एक चित्र दिया हुआ है। 10वें प्रश्न में चित्र दिया हुआ है। तो वैसे तो ये ज़्यादा स्पष्ट नहीं चित्र, लेकिन मैंने इसको गौर से देखा और इसमें जो है कल्पना की कि ये क्या हो सकता है। तो मुझे ये नज़र आया कि ये देखो एक किसान आया हुआ है, इसके सामने उसका खेत है और सामने उसके क्या है, जंगल है, और जंगल से एक हाथी निकल के आया और वो क्या कर रहा है, खेत में किसान के नुकसान कर रहा है। ये कहानी मैंने बना दी। तो इसको कैसे लिखा कि एक किसान खेत में गया, उसने वहां जंगल से आकर खेत में नुकसान करने वाले हाथी को देखा, घर वापस आकर के उसने उसका उपाय सोच लिया। ये छोटी सी कहानी इस चित्र के माध्यम से मैंने बनाई। अब अगला चित्र देखिए आप, मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि ये सारा का सारा पानी है। वैसे रंगीन चित्र होना चाहिए था ताकि स्पष्ट हो जाए, लेकिन फिर भी हमें तो इसकी कहानी लिखनी है। ये सारा का सारा पानी है और इसके बीच में से अगर गौर से देखोगे तो एक आदमी दूसरे आदमी को जो है टांग को पकड़े हुए है और ये लाइन बनी हुई है, और लास्ट वाला जो आदमी है इधर देखो, इसने मगरमच्छ को पकड़े हुए हैं। तो इससे मैंने भी कहानी क्या बनाई वो आप देखिए, बिल्कुल शायद आपको पसंद भी आए। मैंने क्या बनाई कि बच्चे नदी पर स्नान करने गए, ये सारे बच्चे नदी पर स्नान करने गए, वहाँ उन्होंने एक मगरमच्छ को देख लिया। क्या देखा, नदी पर उन्होंने एक मगरमच्छ को देखा, उनकी मगरमच्छ के साथ मित्रता हो गई। मगरमच्छ को देखा और मगरमच्छ के साथ बोले वो, तो मगरमच्छ के साथ क्या हुई, उसकी मित्रता हो गई। तब मगरमच्छ मित्र बनकर मगरमच्छ ने बच्चों को पानी में खूब घुमाया, एक दूसरे को पकड़ लिया और मगरमच्छ को पकड़ लिया। मगरमच्छ नदी में खूब घूमता रहा, तो बच्चे भी उसके साथ पानी में जो है खेलते रहे। इस प्रकार से एक कहानी मैंने इस चित्र को देख करके बनाई है। आप कोई और कहानी सूझती है तो आप इस चित्र के माध्यम से और कहानी भी बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज की कक्षा में हमने जो है हिंदी की कार्य पुस्तिका जो 8वीं की है, उसका जो अध्याय नंबर 4 है, अक्षरों का महत्व, उसका हल हमने कर लिया। आगे की कक्षा में जो है हम अगले अध्याय का हल करेंगे। तो देखिए, और अभी तक जिन बच्चों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।